Hello everyone, welcome to Drishti CUET and welcome to this class. So guys, जैसा कि आप सबको पता है कि CBSE और CUET के एग्जाम बैक टू बैक आते हैं एंड आपको बहुत कम टाइम मिलता है CBSE बोर्ड्स के बाद आपको CUET एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए. So ये जो सीरीज मैंने आप सभी के लिए स्टार्ट की है जहाँ पे मैं आप सबके लिए बायोलॉजी अगर आप बायोलॉजी डोमेन से हो और बोर्ड्स में भी आपका बायोलॉजी है, सो यहाँ पे ये सीरीज आपको हेल्प करेगी अपने एनसीईआरटी बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज. एमसीक्यूज के थ्रू आप अपने सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे. हम यहाँ पे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली, जहां से आपको क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आएंगे और आपके सीयूईटी एग्जाम में भी आएंगे. तो सेशन को एंड तक देखना, सभी क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिएगा एंड सिमिलरली मैं सभी टॉपिक्स के लिए आपको एमसीक्यूज यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगी. तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं सेशन. मीनवाइल आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, सो दैट आपको जो हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन मिलेगी. एंड ऑल्सो शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, उनको भी हेल्प हो सीबीएसई प्लस सीयूईटी एग्जाम में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन गाइस. क्वेश्चंस करेंगे, हर क्वेश्चन को उनके कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे. पहला क्वेश्चन, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ रिंगवॉर्म इज. बहुत कॉमन बीमारी है, आप सभी को ये रिंगवॉर्म से होने वाली बीमारी दिखी जाती है जिसको आप लोग दांत खाद खुजली बोलते हैं, राइट. टीवियों में भी बहुत ऐड आते हैं इनके. तो आपको बताना है कि ये जो कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट का मतलब कौन इस बीमारी को कॉज कराता है, राइट. बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर प्रोटोजोआ. क्या लगता है आपको कौन है वो जो इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? द कॉजेटिव एजेंट ऑफ रिंगवर्म इज बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ. यस, बिल्कुल करेक्ट है. आप सभी ने आंसर यहाँ पे किया है फंगस, राइट. अब फंगस में भी देखो, फंगस हो गया हमारा पैथोजन, ठीक है. बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस, दीज आर द पैथोजेंस. पैथोजेंस क्या होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपको बीमार करते हैं. सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको बीमार नहीं करते हैं, है ना. बस यही हो जाता है कि एक की गलती और सबको भुगतना पड़ता है. तो वही चीज है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको बीमार करते हैं उनको हम पैथोजन कहते हैं. जैसे ये फंगस, आपको रिंगवर्म, कौन सा फंगस? फंगस में भी बहुत सारे टाइप के फंगस हैं. तो यहाँ पे जो आपके रिंगवर्म कॉज करने के लिए फंगल स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल है, नाम नोट कर लो सभी. माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन. सभी नाम नोट डाउन कर लीजिए आप सभी. माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन, ये सब फंगस की स्पीशीज है, राइट, जो रिंगवॉर्म बीमारी कॉज करती है. चलो, आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी ऑर्गन अफेक्टेड बाय प्लाज्मोडियम ड्यूरिंग मलेरियल इन्फेक्शन? तो प्लाज्मोडियम का नाम तो सुना ही होगा, है ना. ऐसा कोई है नहीं जिसने प्लाज्मोडियम को ना सुना हो. तो ये जो प्लाज्मोडियम है, आपसे पूछा जा रहा है कि मलेरियल इन्फेक्शन, जब भी हमें मलेरिया होता है तो सबसे पहले हमारे बॉडी का कौन सा वो ऑर्गन है जो अफेक्ट होता है? हार्ट, लंग्स, लिवर या फिर स्किन? अब यहाँ पे ना आपको मलेरिया इन्फेक्शन की वो जो पूरी लाइफ साइकिल है वो याद करनी पड़ेगी. एनसीईआरटी में भी बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर दिया हुआ है. आपके बोर्ड एग्जाम में आपको वो पूरी लाइफ साइकिल पूछा जा सकता है, ठीक है. यहाँ पे मैं आपको एक फिगर के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट एग्जाम में आए तो आप उसको अपने वर्ड्स में लिख पाना. करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका लीवर है, ठीक है. लीवर वो ऑर्गन है जो सबसे पहले प्लाज्मोडियम से इन्फेक्ट होता है. कैसे होता है? देखो, ये जो फिगर दिख रहा है ना आपको, लाइफ साइकिल, यहां से आपको समझ में आएगा. होता क्या है कि जब सबसे पहले मलेरिया यानी जो मॉस्किटो है, देखो होता क्या है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, ठीक है. डायरेक्ट वो हमारे बॉडी में एंटर नहीं कर सकता है, उसको चाहिए कोई कैरियर, कोई वेक्टर जो उसको हमारे बॉडी तक पहुंचा सके.
किसको चूज करता है वो? मॉस्किटो को। कौन सी मॉस्किटो को चूज करता है? एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को चूज करता है। अब आप कहोगे कि मैम क्यों फीमेल को चूज करता है, मेल को क्यों नहीं करता है? क्योंकि मेल के पास प्रोबोसिस ही नहीं है, मेल हमें बाइट ही नहीं कर सकता है, सिर्फ फीमेल मॉस्किटो है जो हमें बाइट कर पाती है। इसीलिए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम की कैरियर बनती है। जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है जिसके पास ऑलरेडी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ठीक है, होता क्या है कि उसके सलाइवा के थ्रू जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ना वो हमारे ब्लड में आते हैं और वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? लीवर के अंदर जाते हैं। लीवर में जो सेल्स होती है उसका नाम होता है हिपैटोसाइट्स। लीवर किस टाइप की सेल से बनी है? हिपैटोसाइट्स नाम के सेल से बनी है। तो सबसे पहले जो स्पोरोसाइट्स हैं वो कहाँ जाएंगे? हमारे लीवर सेल्स में जाएंगे। लीवर सेल में उनके अंदर क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे और मीरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाद में लीवर की सेल में जब उनका नंबर बहुत बढ़ जाता है वो सेल रप्चर होती है और सारे मीरोजोइट्स निकल करके कहाँ जाते हैं? हमारे ब्लड में आ जाते हैं। ब्लड में उनको कौन मिल रहा है? रेड ब्लड सेल्स मिल रहे हैं, ठीक है। वो कहाँ पहुंचेंगे? रेड ब्लड सेल्स में पहुंचेंगे, जिसको आप लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्लियर? आरबीसी का ही दूसरा नाम है। तो ये जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं ना, इनके अंदर वापस से हमारे जो मीरोजोइट्स हैं वो डेवलप करते हैं ट्रोफोजोइट्स में, अपना नंबर बढ़ाते हैं और फिर जब इनका नंबर बढ़ जाता है तो आरबीसी की सेल भी रप्चर हो जाती है, फट जाती है और उससे क्या हुआ कि अब एक केमिकल होता है हीमेजोइन, वो रिलीज होने लग जाता है ब्लड के अंदर और उसी वजह से आपको मलेरिया के इन्फेक्शंस आने लग जाते हैं। जैसे बहुत तेज एकदम से ठंड लगती है ना, चिल होता है, फीवर होता है, हाई फीवर हो जाता है, तो ये उस केमिकल की वजह से होता है, ठीक है। साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है कि अब हमारे ब्लड में वो इन्फेक्शन आ चुका है। इसी दौरान अगर कोई दूसरी फीमेल एनोफिलीज आती है जिसके अंदर अभी कोई प्लाज्मोडियम नहीं है, अगर उसने उस इन्फेक्टेड पर्सन को वापस से बाइट कर लिया तो उस इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में से ये जो आपके प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स है ना, ये वापस से जो गैमेटोसाइट्स बन चुके हैं वो वापस से कहाँ जाएंगे? मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे। गैमेटोसाइट्स हैं मतलब फीमेल और मेल दोनों होंगे। अब मॉस्किटो के गट में ये फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है, जाइगोट बनेगा और नया स्पोरोजोइट्स बनेगा और फिर ये स्पोरोजोइट मच्छर के यानी जो मॉस्किटो उसके गट से निकल करके कहाँ जाएंगे? उसके सलाइवरी ग्लैंड में जाएंगे और सलाइवरी ग्लैंड में इकट्ठा रहेंगे। जैसे ही उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने अब किसी हेल्दी पर्सन को बाइट किया, फिर से उसके सलाइवा के थ्रू उस हेल्दी पर्सन के ब्लड में ये स्पोरोजोइट्स आएंगे, वापस से वो लीवर सेल में जाएंगे और ये साइकिल चलती जाएगी और लोगों को मलेरिया होता जाएगा। सो दिस इज द साइकिल। सबसे पहला कौन सा ऑर्गन इन्फेक्ट हुआ हमारा? तो लीवर इन्फेक्ट हुआ, ये आपको याद रखना है। आई होप लाइफ साइकिल क्लियर हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय हेलमिंथिस? कौन सी वो डिजीज है जो हेलमिंथिस द्वारा कॉज की जाती है? बताइए। हेलमिंथिस कौन होते हैं? जो हमारे वर्म्स होते हैं ना, कीड़े जिनको कहा जाता है वर्म्स, बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको दिखेंगे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वो बीमारी है जो वर्म्स के वजह से होती है। निमोनिया, एस्कैरियासिस, डेंगू या फिर एड्स। क्लियर है? देखो आप बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। निमोनिया किससे होता है? बैक्टीरिया से। क्या नाम है उसका? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया होता है जो कॉज करता है निमोनिया। तो ये तो निकल गया ऑप्शन में। डेंगू आपका किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। डेंगू वायरस है, ठीक है, ये भी मॉस्किटो के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आता है। एड्स किसकी वजह से होता है? ये भी HIV नाम का वायरस होता है, उसके थ्रू हमें एड्स होता है। तो यहाँ पे 2 डिजीज वायरस से, 1 डिजीज बैक्टीरिया से हो रही है। बची हुई जो डिजीज है जिसका नाम क्या है? एस्कैरियासिस है। एस्कैरियासिस
होता किसकी वजह से है? एस्कैरीज लुम्ब्रिकोइड्स की वजह से होता है। देखो ये जो एस्कैरीज लुम्ब्रिकोइड्स होते हैं ना, ये सॉइल इन्फेक्टेड, जैसे ये इनके जो एग्स होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर सपोज करो कि आपने कोई फ्रूट या वेजिटेबल आप मार्केट से लेकर आए जो ऑलरेडी कहाँ से आ रहा है? ग्राउंड से, फील्ड से आ रहा है, राइट। आपने क्या किया, उसको बिना धोए, है ना, जैसे ठेले पे खड़े होते हैं लोग लेकर के फ्रूट्स वेजिटेबल, आप लोग जाते हैं बिना चलो ठीक है खा के टेस्ट करके देखते हैं भैया मीठा है कि नहीं, उसके नाम पे टेस्ट करके देख लेते हो। होता क्या है कि आपने उसको बिना वॉश किए खा लिया। जो इनके एग्स होते हैं ना वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आपको दिखेंगे ही नहीं, और वो सीधा एग कहाँ जाएंगे? आपके इंटेस्टाइन में जाएंगे। कौन से इंटेस्टाइन में जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, ठीक है। ये देखो आपका इंटेस्टाइनल वॉल है, और वहां जाकर के वैसे भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे न्यूट्रिएंट्स का क्या डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो अब उनको वहां पे प्रॉपर खाने पीने का रिसोर्स मिल जाएगा, और उसको वहां पे खा पी के एग जो है वो अपना डेवलपमेंट होता जाएगा और धीरे धीरे वो एक वर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाद में जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनका घूमने फिरने का मन करता है, फिर ये क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन से बाहर निकलते हैं और हमारे बॉडी में ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ये नोज के थ्रू बाहर आ जाते हैं, जहां पे भी इनको ओपनिंग मिलती है वहां पहुंच जाएंगे। कभी माउथ से बाहर आते हैं। जब कभी ये चलते चलते ब्रेन में पहुंच जाते हैं तब तो पर्सन की सडन डेथ हो जाती है। और आप ये सोचो कि अगर जो एग अंदर गया है उसमें मेल और फीमेल एग दोनों चला गया, ठीक है, यानी दोनों चले गए, तो अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा और नूडल्स बनेगा, तो वहां पे पर्सन की सडन डेथ भी हो जाती है अगर इनका नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में। तो इसीलिए थोड़ा सा हाइजेनिक रहना होगा, राइट। कोई भी चीज बिना वॉश किए नहीं खाना है, ये आप सबको प्रिकॉशन लेना होगा। बच्चों में खासकर ये बीमारी हो जाती है क्योंकि वो हर समय नीचे से उठा के कुछ कुछ मुंह में डालते रहते हैं, इसीलिए बच्चों को हर 6 महीने पे इनके लिए मेडिसिन भी दी जाती है। आई होप क्लियर हो गया एस्कैरीज लुम्ब्रिकोइड्स के बारे में। याद रखिएगा एस्कैरियासिस बीमारी होती है राउंड वॉर्म एस्कैरियस लुम्ब्रिकोइड्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल आर इन्वॉल्व इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी? कौन सी वो सेल है जो इन्वॉल्व होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में? देखो दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक होता है आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी और दूसरा होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल जो इम्यूनिटी होती है ना वो हमें कैसे मिलती है? जैसे सपोज करो हमारे ब्लड में एंटीजेंस, कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर किया और उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ। एंटीबॉडी अब हमारे ब्लड में घूम रही हैं और सबको पकड़ पकड़ के मार रही हैं, ठीक है। तो अगर ब्लड में एंटीबॉडीज हैं और वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रही हैं तो दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। और ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यूजुअली हमारे टी सेल्स प्रोवाइड करते हैं। देखो बी सेल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कराते हैं, ये जो टी सेल है ना ये सेल मेडिएटेड होती है, मतलब ये सीधा उस पर्टिकुलर सेल पे ही इफेक्ट करती है, इसलिए इसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग डिजीज विथ देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको बताना है कौन सा करेक्ट मैच है विद देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, राइट। मलेरिया, निमोनिया, टाइफाइड, फाइलेरियासिस। तो आई थिंक ये तो आप बता ही दोगे, अभी जस्ट हमने डिस्कस ही किया है। मलेरिया होता है किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है? मॉस्किटो के काटने से होता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट निकला। निमोनिया क्यूलेक्स मॉस्किटो से नहीं होता है, निमोनिया किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, निमोनी बैक्टीरिया की वजह से। और ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी तक कैसे पहुंच पाते हैं? तो एयर ड्रॉपलेट से। एयर ड्रॉपलेट का मतलब क्या हुआ? ऐसे समझो कि सपोज करो कि आपको निमोनिया या किसी पर्सन को निमोनिया हो गया। निमोनिया एक लंग्स रिलेटेड डिजीज होती है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे लंग्स में निमोनिया बैठा हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस बैठा हुआ है, निमोनिया नहीं बैठा है, तो अभी क्या हुआ, मैंने छींका। अब जब मैं छींकूंगी ना तो मेरे साथ ये बाहर निकलेंगे, ठीक है। और मैं इनको कह सकती हूँ कि एयर के साथ साथ वाटर ड्रॉपलेट्स,
ठीक है, दैट मीन्स कि मेरे छींक से जो वाटर की ड्रॉपलेट्स निकलती है ना, उसके अंदर ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं, और मेरे आसपास जो भी होगा वो जब उस एयर को इनहेल करेगा तो ये बैक्टीरिया उसके बॉडी के अंदर वापस जाएंगे और उसको भी इन्फेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से निमोनिया के बैक्टीरिया एक से दूसरे पर्सन में पहुंचते हैं। टाइफाइड, तो ये तो गलत हो गया, निमोनिया क्यूलेक्स मॉस्किटो से कोई लेना देना नहीं है। टाइफाइड आपका होता है कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू। कंटामिनेटेड वाटर का मतलब क्या हुआ, देखो टाइफाइड कॉज करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है साल्मोनेला। ठीक है, उनका नाम है साल्मोनेला। तो ये जो साल्मोनेला है ना, टाइफी, साल्मोनेला टाइफी पूरा नाम मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये कहाँ आपको मिलते हैं, ये यूजुअली पानी में होते हैं, और जिस पानी के अंदर होते हैं उस पानी को कंटामिनेटेड वाटर कहा जाता है। अब आप कहोगे मैम तो फिर हम पानी नहीं पिए क्या, नहीं, आप पानी पीजिए लेकिन आप फिल्टर्ड वाटर पिया कीजिए। जैसे यूजुअली ये जो वाटर कूलर्स में बहुत टाइम तक अगर सपोज करो उनकी क्लीनिंग नहीं हुई है तो वहाँ पे आपको ये बैक्टीरिया मिलेंगे, राइट। और अगर आपने वो पानी पी लिया तो ये टाइफाइड के बैक्टीरिया जो हैं आपकी बॉडी में जाएंगे और आपको टाइफाइड कॉज करेंगे। तो वो खाना, वो पानी जिसके अंदर बैक्टीरिया होता है उसको हम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर कहते हैं। फाइलेरियासिस क्या होता है, देखो फाइलेरियासिस को हम लोग एलिफेंटियासिस, हथिया पांव की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। फाइलेरियासिस आपकी वो बीमारी है, राइट, जिसमें क्यूलेक्स मॉस्किटो वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी को हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करवाते हैं। ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, और आपने देखा होगा लेग्स वगैरह जिस ऑर्गन में भी ये काटते हैं, इफेक्ट करते हैं, वो बहुत एकदम एलिफेंट के टाइप से मोटा मोटा हो जाता है लेग वगैरह, तो वही फाइलेरियासिस है। तो सिर्फ एक ही मैच करेक्ट निकला यहाँ पे, यानी 1, सी का 1, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, रीजन कह रहा है पैसिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज। आपको यहाँ बताना है क्या असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है। असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन, असर्शन रीजन तो करेक्ट है लेकिन वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, असर्शन गलत है, रीजन सही है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और फिर इसका आंसर मुझे बताइए क्विकली एवरीवन। यस, क्या लग रहा है, पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब समझते हो सभी, क्या होता है, दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होती है आपकी एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ना, ये हमारी रेडीमेड इम्यूनिटी होती है, मतलब हम बाहर से एंटीबॉडीज को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, और बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करा देते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये हमारी बॉडी में खुद से डेवलप करती है। जैसे सपोज करो आपको कोई वैक्सीन लगाया गया, ठीक है, इंजेक्शन लगाया गया, वैक्सीन डाला गया बॉडी में। वैक्सीन में क्या होते हैं, हमारे किल्ड या फिर कह सकते हैं कि हाफ किल्ड फॉर्म में पैथोजेंस होते हैं, उनको हम अपनी बॉडी के अंदर डाल देते हैं और उनके अगेंस्ट में हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज नेचुरली डेवलप कर जाते हैं, मेमोरी सेल्स डेवलप कर जाते हैं। फिर अगर कल को हमें वो पैथोजन एक्ट करता है, हमारे बॉडी में एंटर करता है, उसके लिए पहले ही सोल्जर बन के तैयार हैं ब्लड के अंदर, ठीक है, और वो जैसे ही अंदर घुसेगा उसको लगेंगे वो लोग मारने के लिए। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी हुई। पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, ये गलत स्टेटमेंट है। पैसिव इम्यूनिटी आपकी शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसलिए ए स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। रीजन आपका करेक्ट है। रीजन में कह रहा है पैसिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी, दैट विल बी द करेक्ट वन। सो यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। एक और असर्शन एंड रीजन है, वैक्सीन हेल्प्स प्रिवेंट डिजीज। वैक्सीन डिजीज प्रिवेंट करते हैं। वैक्सीन्स वर्क बाय स्टिमुलेटिंग द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। चलिए
थोड़ी देर पहले ही अभी जस्ट मैंने वैक्सीन का ही एग्जाम्पल ले लिया था। ये हमेशा मेरे साथ होता है, जो भी एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ ना अगला क्वेश्चन आ ही जाता है उससे रिलेटेड। बताइए, ये तो इजी हो गया। वैक्सीन्स हेल्प प्रिवेंट डिजीज। वैक्सीन वर्क्स बाय स्टिमुलेटिंग द बॉडी इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। क्या लगता है क्या करेक्ट होगा यहाँ? बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। क्या लग रहा है? चलो बता ही दो फटाफट। भाई सब सही है। वैक्सीन ऑब्वियसली हमारे डिजीज को प्रिवेंट करता है, ठीक है। वैक्सीन वर्क्स बाय स्टिमुलेटिंग द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस। हाँ, हमारे बॉडी में जब वैक्सीन डालते हैं तो उसके अगेंस्ट में, उस पैथोजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप होती है। करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। Which of the following is not a feature of malignant tumor? आ गया कैंसर। ये कहेगा बीमारियों की बात चल रही है और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है ना? बीमारियों का बादशाह है कैंसर। तो चलिए बताइए कौन सा इसमें से फीचर नहीं है, नॉट अ फीचर ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर? मेटास्टेसिस, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इन्वेशन ऑफ नियर बाई टिश्यू। देखो हमारे जो कैंसरस सेल होते हैं ना, ये कहते हैं कि हम नॉर्मल सेल से अलग रहेंगे, तभी तो लोग इनको जानेंगे ना। जो कुछ डिफरेंट करता है, जो थोड़ा अलग होता है, लोग उसी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे आप अभी टॉप कर जाओगे तो सब आपके बारे में जानना चाहेगा, उसी तरह कैंसर सेल्स ने भी ना अपने आप में कुछ कुछ चेंजेस कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, हम नॉर्मल सेल्स की तरह नहीं रहेंगे, हम कुछ बदलाव करेंगे। अब ये बदलाव बीमारी का कारण बन जाएगा, ये उन्हें भी नहीं पता था। तो देखो क्या बदलाव किया उन्होंने। आपसे पूछ रहा है नॉट अ फीचर ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होगा। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हमारे नॉर्मल सेल्स का फीचर होता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो कि हमारे नॉर्मल सेल्स डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक टाइम तक उन्होंने अपने आप को ग्रो किया, उसके बाद वो फर्दर ग्रो नहीं करेंगे, इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मतलब जैसे ही वो अब दूसरे से कॉन्टैक्ट करेंगे, अब उसके आगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। पर हमारे कैंसरस सेल के साथ ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल सेल की एक मल्टी लेयर यूनिलेयर बनेगी। जैसे मान लो ये पेट्री डिश है, ठीक है, मैं ऐसा वाला पेट्री डिश बनाती हूँ। इस पे हमारे नॉर्मल सेल्स जब ग्रो करेंगे ना, तो सपोज ये ऐसे ऐसे ग्रो करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आके इनका कॉन्टैक्ट हुआ ना इस वाले पोर्शन से, अब ये इसके आगे जगह ही नहीं है, तो ये कहेंगे अब हम नहीं बढ़ पाएंगे आगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे कैंसरस सेल होंगे वो क्या करेंगे? वो कहेंगे कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे नहीं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, चलो मैं यहाँ से कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ। राइट, वो क्या कहेंगे? मैं यहाँ से नहीं बढ़ पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं ऊपर जगह है, अब मैं ऊपर बढ़ूंगा, है ना। और फिर वो क्या करेंगे? वो अपनी मल्टी लेयर बनाना शुरू कर देंगे। तो हमारे जो कैंसरस सेल होते हैं उनके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का कोई चक्कर नहीं होता है, ठीक है। दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। लेकिन उनके पास मेटास्टेसिस होती है। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है कि हमारे जो कैंसरस सेल होते हैं ना, वो बड़े घूमना फिरना पसंद करते हैं। एक जगह जैसे ही कैंसरस सेल डेवलप करेगा, वो कहेगा चलो थोड़ा घूम के आते हैं, और फिर एक जगह से दूसरे ऑर्गन में जाएंगे, तीसरे ऑर्गन में जाएंगे, और जहां जाएंगे वहां बीमारी ट्यूमर कॉज कराते जाएंगे। तो इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ये भी हमारे कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी है कि उनके पास सेल पॉलिफरेशन होता रहता है। कब डेथ करना है उनको पता ही नहीं है, वो बस डिवाइड करते जाएंगे अपना नंबर, अपना पॉपुलेशन बढ़ाते जाएंगे। इन्वेशन ऑफ नियर बाई टिश्यू। इन्वेशन का मतलब घुसना। बगल वाला टिश्यू कहेगा नहीं यहाँ जगह नहीं है, कहेगा नहीं मैं तो आऊंगा, है ना। तो इन्वेड करना भी उनकी प्रॉपर्टी है। तो ये सभी प्रॉपर्टी आपके कैंसरस सेल की है एक्सेप्ट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। राइट, यहाँ पे कुछ मैं इनका डिफरेंसेस लेकर के आई हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ से डायरेक्ट आप नोट कर लेना। हमारा जो नॉर्मल सेल होता है कंट्रोल पैटर्न में ग्रो करता है, कैंसरस सेल का कोई कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, अनकंट्रोल तरीके से ग्रो करते जाएंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन, इंटरेक्ट, एक दूसरे से इफेक्टिवली अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है उनका।
ओके उसके बाद सेल डेथ एंड रिपेयर वाली कोई चक्कर नहीं है हमारे कैंसरस सेल में, वो ना बूढ़े होते हैं ना मरते हैं, वो बस ग्रो करते रहेंगे। लेकिन नॉर्मल सेल के साथ ऐसा नहीं है। अटैचमेंट, इनके पास अटैचमेंट होती है, उनके पास अटैचमेंट की प्रॉपर्टी नहीं होती है। साइज हमारे नॉर्मल सेल का यूनिफॉर्म होता है, कैंसरस सेल का नॉन यूनिफॉर्म होता है, वो अलग अलग हर शेप साइज के आपको दिख जाएंगे। Which of these is an example of passive artificial immunity? I hope मेरी आवाज सबको क्लियर हो रही है ना। चलिए, Which of these is an example of passive artificial immunity? बताइए, passive artificial immunity का एग्जाम्पल पैसिव है, आर्टिफिशियल है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड कराई है। इम्यूनाइजेशन विथ अ वैक्सीन, ये तो नेचुरल वाला हो गया ना, हमने बाहर से वैक्सीन डाला, किल्ड एंटीजेंस डाले, उनके रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने खुद से एंटीबॉडी जनरेट किया है, तो ये तो एक्टिव हो जाएगा। रिकवरी फ्रॉम एन इन्फेक्शन, ये भी वही चीज हो गई। ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज, यहाँ पे भी आपका वापस से क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज डाला जा रहा है। आर्टिफिशियल में इंजेक्शन जब हम देते हैं प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज का, रेडीमेड एंटीबॉडीज, जैसे हमारा टिटनेस की बीमारी होती है, तो टिटनेस में हमें क्या होता है, बाहर से एंटीबॉडीज टिटनेस के लिए दिया जाता है, सो दैट कि उसके जो टिटनेस के कॉजेटिव एजेंट है हमारे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, उनको किल किया जा सके। The term metastasis is associated with, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए अभी जस्ट डिस्कस किया था। तो ऑब्वियसली मेटास्टेसिस हमारे कैंसरस सेल से रिलेट करते हैं, क्योंकि ये एक जगह हो जाएंगे तो वहां से घूम फिर के दूसरे जगह चले जाते हैं। सो मैलिग्नेंट ट्यूमर विल बी एसोसिएटेड विद द टर्म मेटास्टेसिस। Next question, the causative agent of AIDS belong to which category of virus? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हमारे एड्स को कॉज करने के लिए जो वायरस होते हैं, HIV वायरस, उनके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है? क्या वो DNA वायरस है उनके अंदर? क्या वो DNA जेनेटिक मटेरियल होगा, RNA होगा, रिट्रोवायरस कहलाएंगे, वो क्या कहलाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा, कैसा होगा उनमें? यस, क्विकली एवरीवन। रिट्रोवायरस, देखो रिट्रोवायरस है ना, क्या अंतर है इसमें RNA और रिट्रोवायरस में? रिट्रोवायरस जो होंगे इनके पास भी RNA ही होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इनके पास ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे ही रिट्रोवायरस हमारे सेल बॉडी के अंदर घुसेंगे, हमारे सेल को इन्फेक्ट करेंगे, अपना RNA वाला जो जेनेटिक मटेरियल है बॉडी में डालेंगे, तुरंत वो जो इनका RNA है ना वो DNA में कन्वर्ट हो जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या काम होता है? ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हमारा जो DNA है वो RNA में कन्वर्ट हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ठीक है। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो क्या करता है, RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही रिट्रोवायरस हमारे सेल के अंदर एंटर करेगा, वो झट से अपने RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है, और फिर हमारे जो सेल के अंदर DNA है ये उनके साथ रेप्लिकेट करने लग जाते हैं, और फिर नंबर बढ़ाने लग जाते हैं, और फिर बीमारी कॉज कर जाते हैं। तो इसलिए रिट्रोवायरस याद रखना इंपॉर्टेंट है। हिस्टामिन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शन। हिस्टामिन हेल्प्स रिड्यूस एलर्जिक सिम्टम, ठीक है। चलिए बताइए हिस्टामिन का क्या रोल है? मैं तब तक कलर चेंज कर रही हूं। यस, क्विकली, हिस्टामिन is released during an allergic reaction. Histamine helps reduce allergic symptom. देखो हिस्टामिन जो है ना ये एक केमिकल है, ठीक है,
जो आपके मास्ट सेल और बेसोफिल सेल से रिलीज होता है। कब रिलीज होता है? जब कोई एलर्जन हमारे सेल के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर एंटर करता है, ठीक है। कोई एलर्जन मतलब जो एलर्जी कॉज करता है। तो जैसे ये एलर्जन एंटर करता है ना, उनके रिस्पॉन्स में मास्ट सेल और हमारे जो बेसोफिल सेल्स हैं वो हिस्टामिन रिलीज करते हैं। ये हिस्टामिन क्या करता है? इन्फ्लेमेशन कॉज कराता है। ये वहां पे रेडनेस ला देगा, दिखाएगा कि भैया बॉडी के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। तो हिस्टामिन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शन, ये तो करेक्ट है। हिस्टामिन हेल्प रिड्यूस एलर्जिक सिम्टम, ये गलत है। ए तो करेक्ट है, आर गलत है। क्यों? क्योंकि हिस्टामिन रिड्यूस नहीं करता है, वो सिम्टम्स जनरेट करता है। जैसे इन्फ्लेमेशन हुआ, छींक आना, स्नीजिंग, ये सब एलर्जिक के जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये सिम्टम का जनरेशन ये हिस्टामिन करता है, ठीक है। Assertion is true, reason is false. Which cells are involved in the rejection of transplanted organ? आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी वो सेल है जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, मतलब अगर सपोज मेरा लीवर खराब हो गया और किसी से मैंने लीवर ले लिया, तो वो लीवर मेरे बॉडी में एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर मैंने उसको प्रॉपरली मैच नहीं कराया है अपने ब्लड ग्रुप के साथ, तो ठीक है। तो कौन सी वो सेल होती है जो रिजेक्ट कर देती है कि नहीं नहीं दूसरे का नहीं चलेगा लीवर, है ना, अपने ही मैचिंग का, ब्लड ग्रुप मैचिंग का कोई लीवर, कोई ऑर्गन लेकर आओगे तो ही चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। कौन है वो जो ये सारे काम करते हैं? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये बैठे हैं रिजेक्शन के लिए, है ना, प्रूफ रीडिंग करते हैं, नहीं 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 ये हमारे मैच का नहीं है, निकालो इसको बाहर, तो तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। Which vaccine is produced using recombinant DNA technology? RDT के टेक्निक से कौन सा वैक्सीन बनाया गया है? BCG, हेपेटाइटिस बी, पोलियो या फिर DPT? तो देखो RDT जो हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसके जरिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तैयार की गई है। Which of the following drug is a depressant? डिप्रेशन में लाने के लिए कौन सा, और यू कैन से कि डिप्रेसेंट की तरह कौन काम करता है? कोकेन, हेरोइन, मैरिजुआना या फिर निकोटीन? इंपॉर्टेंट है ये। ड्रग्स से रिलेटेड जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में है उसमें एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपकी मॉर्फिन, मैरिजुआना, राइट, कोकेन, इन सबको एक बार पढ़ के जाना, एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो करेक्ट आंसर आपका हेरोइन हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो हमारे कोकेन होते हैं ये स्टिमुलेंट का काम करते हैं, जो इंक्रीज कर देते हैं हमारी एक्टिवनेस, हमें ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं कोकेन, ठीक है। हेरोइन एक डिप्रेसेंट का काम करते हैं जो स्लो डाउन कर देते हैं हमारी एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता हम क्या करें, कुछ दिमाग में घुसता ही नहीं है, ठीक है, तो स्लो डाउन कर देते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, लीडिंग टू द रिलैक्सेशन एंड पेन रिलीफ। जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो लगेगा कि कोई पेन है ही नहीं। मैरिजुआना मिक्स्ड इफेक्ट होता है, ये डिप्रेसेंट का भी काम करते हैं, स्टिमुलेंट का भी काम करते हैं, मतलब ये रिलैक्स भी करा सकते हैं और ये आपको बहुत उत्तेजित यानी आपको बहुत एनर्जेटिक एक्टिव भी बना सकते हैं। ज्यादा क्वांटिटी में हेलुसिनेशन भी हो सकता है। निकोटीन इंक्रीज अलर्टनेस एंड एलिवेट हार्ट रेट, निकोटीन की वजह से हमारे हार्ट रेट में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये सारे याद रखिएगा ड्रग्स के नेम और इनके फंक्शंस। व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरफेरॉन्स इन द इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम में इंटरफेरॉन्स का रोल क्या है? डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, एक्ट अगेंस्ट viral infection, produce antibodies, stimulate mast cell. So what should be the correct answer here? Role of interferon. क्या काम है इंटरफेरॉन का? देखो इंटरफेरॉन होते क्या है, पहले तो ऐसे समझ लो कि मान लो कि हमारे बॉडी में किसी वायरस ने अटैक किया, ठीक है, कोई वायरस हमारे बॉडी के अंदर घुसा, वो कहाँ जाएगा? उसका टारगेट कौन है? हमारे बॉडी के सेल्स हैं, तो वो सीधा सेल्स के पास जाएगा और उसको इन्फेक्ट करेगा।
अब जैसे ही एक वायरस ने, ठीक है, जैसे ही एक वायरस ने हमारे सेल को इन्फेक्ट किया ना, तो इनके रेस्पॉन्स में हमारे सेल से कुछ केमिकल्स बाहर निकलेंगे, कुछ चीजें बाहर निकलेंगी, राइट, जो हमारे आजू बाजू वाले जो सेल्स होंगे उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई वायरस का इन्फेक्शन आ चुका है, वायरस घुस चुका है, तुम लोग अपने अपने ऊपर सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर लो, है ना, ताकि तुम्हारे अंदर ना एंटर कर पाए। तो ये जो रिलीज हो रहे हैं ना यहाँ से, दैट इज इंटरफेरॉन्स, ठीक है। तो इंटरफेरॉन का काम क्या होता है इम्यून सिस्टम में? डेफिनेटली इट एक्ट अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। Which of these is a primary lymphoid organ? दो तरह के lymphoid organ होते हैं, one is your primary lymphoid organ, another one is your secondary lymphoid organ, ठीक है। देखो जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं ना, वहां पे लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट और मैच्योरिटी होता है, ठीक है, लेकिन उनके जो फंक्शंस हैं वो आपको सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है आपका थाइमस है। थाइमस के अलावा एक और प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है और वो होता है आपका बोन मैरो, ठीक है। तो बोन मैरो एंड थाइमस इज योर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। बाकी टॉन्सिल, स्प्लीन और पेयर्स पैसेज, ये सभी क्या है, पैचेस, ये सभी आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। Which test is used to confirm टाइफाइड फीवर? कौन सी वो टेस्ट है जो टाइफाइड डिटेक्ट करती है? यस, विडाल टेस्ट, करेक्ट। विडाल टेस्ट आपके साल्मोनेला को डिटेक्ट करता है आपके ब्लड के अंदर, राइट। एलाइजा टेस्ट HIV वायरस को डिटेक्ट करता है, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, अगेन जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है ये कंफर्म करता है HIV के इन्फेक्शन को। एंड मेंटॉक्स टेस्ट जो होता है ये आपके टीबी, ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया जाता है। तो टीबी को डायग्नोज करने के लिए मेंटॉक्स टेस्ट किया जाता है। Which type of immunity is provided by colostrum newborn baby? Yes. कौन सी वो इम्यूनिटी है? विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय कोलोस्ट्रम इन न्यूबॉर्न? कोलोस्ट्रम क्या है? देखो मदर का जो मिल्क है ना, जब वो रिलीज होता है तो उसमें येलोइश कलर का मदर मिल्क होता है जब न्यूबॉर्न बेबी मदर मिल्क फीड करते हैं, और उसके अंदर होता है कोलोस्ट्रम जो कि एक एंटीबॉडी लेकर के आता है और वो बेबी को प्रोवाइड करता है। IgA नाम का एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू बेबी को क्या मिलता है? पैसिव इम्यूनिटी, मतलब बाहर से एंटीबॉडी, रेडीमेड बनी बनाई एंटीबॉडी मदर की बॉडी से बेबी यानी इन्फेंट की बॉडी में पहुंचाई जा रही है, दैट इज द पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में आपने बाहर से इंजेक्ट किया है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉजेज एमीबियासिस? एमीबियासिस कौन ऑर्गेनिज्म है जो कॉज करते हैं? देखिए प्लाज्मोडियम आप सबको पता है कॉज क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी अभी अभी हमने देखा था फाइलेरिया कॉज कर रहा था, साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड कॉज कर रहे हैं, तो ये तीनों ही नहीं होंगे, करेक्ट क्या हो जाएगा? एंटमीबा हिस्टोलिका, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलिका कॉज करता है एमीबियासिस नाम की बीमारी, एंड विच इज कॉज्ड बाय द एंटमीबा हिस्टोलिका क्या है? एक प्रोटोजोआ है जो अगेन हमारे इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको पेट दर्द होता है, इन्फेक्शन होता है, वोमिटिंग आती है, राइट। तो दिस इज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिका। विद दिस, थैंक यू एवरीवन, वी आर एंडिंग अप टुडेज सेशन। आई होप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CBSE प्लस CUET के लिए यहाँ पे कवर हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना, साथ में इनके कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करना, आप सभी क्वेश्चंस करके आएंगे अपने एग्जाम के लिए। विद दिस गाइज, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड विथ अस, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।